प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। कल बच्चों हमने बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली में निवेश और कुछ लोनों के बारे में जाना था, जिसमें अग्रिम ऋण, कंसोर्टियम ऋण, सिंडिकेट लोन, सिंडिकेट बैंक, कॉल मनी इत्यादि के बारे में जाना था, लीबोर मीबोर के बारे में जाना था। उसके आगे बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटी, प्रतिभूति। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, प्रतिभूति से मेरा क्या आशय है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये और कुछ नहीं, इसको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली एक कागज़ का सिंपल टुकड़ा होता है। क्या? कागज़ का सिंपल एक टुकड़ा भर होता है और ऐसी कोई बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, इस टुकड़े में लेकिन ये लिखा हुआ होता है कि भैया ये जो टुकड़ा है कागज़ का, कि इसमें आपको ये लिख दिया जाता है कि भैया कि आपको जो हम दस्तावेज या प्रमाण पत्र दे रहे हैं, मतलब कि इसके विक्रय द्वारा वित्त की उगाही की जा रही है ना। सपोज करो मैंने आपको एक कागज़ का टुकड़ा दे दिया और उस पर लिख के दे दिया कि ये जो आप सिक्योरिटी लेके जा रहे हैं ये 100 रुपये की है, और इस पर आप यदि मुझे 1 वर्ष के लिए लेके जाएंगे तो 1 वर्ष बाद यदि आप पुनः वापस लौटाएंगे तो हम इस पर आपको 10% का क्या देंगे, ब्याज देंगे। अच्छा, मैंने दिया तो क्या है, केवल आपको एक कागज़ का टुकड़ा ही दिया है ना, कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज पकड़ाया है ना। इसी प्रमाण पत्र और दस्तावेज को विक्रय के द्वारा जो वित्त की उगाही की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी। अब इसमें 3 बातें आ गई। पहली बात कि ये सेल होता है। दूसरी बात, ये किस लिए काम में लिया जाता है, वित्त की उगाही के लिए काम में लिया जाता है। किसके लिए काम में लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वित्त की उगाही के लिए काम में लिया जाता है। समझ गए? ओके, तो भैया अब हम समझ लेते हैं आगे। ये डेफिनेशन क्लियर है ना आपको? ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेज जिसके विक्रय द्वारा, मतलब जिसको सेल करने के द्वारा आप क्या प्राप्त करते हैं, वित्त की उगाही की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिभूति कहते हैं। अच्छा, आप प्रतिभूति के प्रकार देख लीजिए। आप देखो, प्रतिभूति बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक जिसको हम शेयर या अंश प्रतिभूति कहते हैं, और एक ऋण प्रतिभूति कहते हैं। देखो, इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजीज है ना उनको विशेष रूप से ध्यान रखना, डेब्ट सिक्योरिटीज और शेयर सिक्योरिटीज, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डेब्ट सिक्योरिटी है ये भी 2 भागों में बटी होती है। कौन सी? एक तो कारोबारी ऋण प्रतिभूति, दूसरी सरकारी ऋण प्रतिभूति। मतलब कि यदि कोई कारोबारी के द्वारा ये ऋण के लिए प्रतिभूति निकाली है तो वो क्या कहलाएगी बच्चों, कारोबारी ऋण प्रतिभूति। और यदि कोई सरकार के द्वारा निकाली गई है तो उसको सरकारी ऋण प्रतिभूति कहते हैं। अब इसमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखना। क्या? अरे भैया, इनकी अंग्रेजी टर्म्स को भी ध्यान रखना। जैसे कारोबारी को हम कहते हैं कमर्शियल, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कमर्शियल डेब्ट सिक्योरिटी, इसको बोलेंगे कमर्शियल डेब्ट सिक्योरिटी। और सरकारी को एक विशेष शब्द बोलेंगे, इसको भी ध्यान रखना, ट्रेजरी। ये ट्रेजरी जो शब्द है ना ये सरकार के लिए यूज में आएगा, ट्रेजरी डेब्ट सिक्योरिटी। बच्चों, ये अंग्रेजी के शब्दों को विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये जो आपका कमर्शियल डेब्ट सिक्योरिटीज है ये भी बच्चों 2 भागों में बटा हुआ है। क्या? 2 भागों में बटा हुआ है। ये कमर्शियल डेब्ट सिक्योरिटीज भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक कारोबारी हुंडी, दूसरा कारोबारी बॉन्ड। बॉन्ड और हुंडी इनको भी एक बार समझेंगे। अगला देख लीजिए, सरकारी का वही बात, सरकारी हुंडी या सरकारी बॉन्ड। क्लियर है आपको? ये जो मैंने विभाजन इनमें कर रखा है पुनः देख लो। प्रतिभूति को 2 में बांटा, एक शेयर में और एक ऋण प्रतिभूति में। दूसरा, ऋण प्रतिभूति में ऋण कौन कौन दे रहा है, ये ऋण सिक्योरिटी या डेब्ट सिक्योरिटी कौन कौन दे सकता है, कोई कारोबार करने वाला और सरकारी दे सकता है। अच्छा, कारोबार करने वाला भी 2 प्रकार के ऋण प्रतिभूति देता है। एक तो जिसको बोलते हैं कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज, ध्यान रखना, कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको हम कारोबारी हुंडी बोलते हैं, और कमर्शियल बॉन्ड जिसको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल बॉन्ड। ये कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज अंग्रेजी में ध्यान रखना। और ये कैसा बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये अगर सरकारी कोई हुंडी प्रतिभूति को विक्रय के लिए दी जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रेजरी बिल ऑफ एक्सचेंज। हुंडी को क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। ध्यान रखना बच्चों, पुनः कह रहा हूँ। और ये जो बॉन्ड है ये क्या, अगर सरकार के द्वारा विक्रय किया जा रहा है तो ट्रेजरी बॉन्ड कहलाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है? चलो आगे चलो। शेयर सिक्योरिटी क्या होती है, अब एक एक करके समझ लेते हैं। शेयर या अंश प्रतिभूति, कई बार आप आपस में बात करते हैं ना, यार देख तू यार ये टॉफ़ी खा रहा है ना, इस टॉफ़ी में मेरा भी थोड़ा सा शेयर दे दे भाई,
मुझे भी थोड़ा, मुझे मेरे से आप भी शेयर कर ले, तो क्या करते हैं आप उसको आधी टॉफ़ी दे देते हैं, ले आधी तू खा ले आधी मैं खा लूँ। मतलब कि आपने क्या कर लिया, उन दोनों में शेयर कर लिया आधा आधा। ये तो रही बच्चों वाली बात। एक बात और देख लो, यदि आपने कोई प्लॉट खरीदा, हाँ दोनों दो भाइयों ने मिलकर प्लॉट खरीदा, दोनों ने आधे आधे पैसे दिए, तो भैया आधा प्लॉट किसका हो गया, एक भाई का हो गया, आधा प्लॉट एक भाई का हो गया, ठीक है। अच्छा, आपकी अच्छी नौकरी लग गई, आप अधिकारी बन गए, तो आपके मित्र मंडली में आप सब ने मिलकर क्या किया, भैया एक ज़मीन का टुकड़ा ले लेते हैं। आप 15 दोस्तों ने मिलकर ले लिया या 10 दोस्तों ने मिलकर ले लिया, तो आपके पास कम पूंजी थी, तो देखो बाकी दोस्तों ने तो बड़ा बड़ा हिस्सा ले लिया। आपने बोला यार मेरे पास तो भाई 100 रुपये ही हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको इतना सा हिस्सा दे दिया, ज़मीन का इतना सा टुकड़ा दे दिया। अब ये जो आपको टुकड़ा दिया, इस पे स्वामित्व किसका है, आपका है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वामित्व तो है ना। चलो अब इसी को भैया हम व्यापारिक दृष्टिकोण से देखते हैं। देखो भैया, शेयर या अंश प्रतिभूति होती क्या है। अब इसमें एक शब्द जुड़ गया शेयर के साथ में, प्रतिभूति। क्या जुड़ गया, सिक्योरिटी। और आप सिक्योरिटी जानते हो क्या होता है, एक कागज का टुकड़ा, लेकिन आप उसको भाषा या शब्दावली मतलब लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेज जिसके विक्रय द्वारा आप क्या करें, वित्त की उगाही करते हैं, तो वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों मित्रों, प्रतिभूति या सिक्योरिटी कहलाता है। अब आप देखो भैया, शेयर सिक्योरिटीज अंश की प्रतिभूति, मतलब आप जो मेरे से शेयर ले रहे हैं मेरे कंपनी में या जिस भी मेरे स्वामित्व वाली स्थिति में, तो उसमें आपको मैं क्या दे रहा हूँ, एक कागज का टुकड़ा दे रहा हूँ, एक ऐसा दस्तावेज या प्रमाण पत्र दे रहा हूँ जिसके अनुसार आपका उसमें हिस्सेदारी हो जाएगी मेरे एसेट के अंतर्गत। अब देखो देखो, ये क्रेता है। क्रेता जानते हो ना क्या होते हैं, एक विक्रेता होता है, एक क्रेता। क्रेता मतलब खरीदार, और ये कौन है, कंपनी, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, ये अंश प्रतिभूति मतलब कि एक प्रमाण पत्र या दस्तावेज निकाला और किसको दे दिया, जिसने खरीदा। मतलब ये विकास जी हैं, विकास जी ने इस कंपनी से क्या खरीद लिया, अंश प्रतिभूति खरीद लिया, और मैंने इसको बदले में क्या दे दिया, कैश दे दिया, कोई पैसा दे दिया, समझ गए। अब ये जो प्रतिभूति मैंने खरीदा, चाहे 100 रुपये की मैंने प्रतिभूति खरीदी, लेकिन ये जो मैंने शेयर या अंश प्रतिभूति खरीदी, तो इसके स्वामित्व में मुझे क्या मिल गया, एक निश्चित अंश मिल गया। ये 100 रुपये का हिस्सेदारी मुझे मिल गई। कल को भी मैं कह सकता हूँ भैया मैं भी मालिक हूँ, जैसे मेरे पास टाटा के शेयर हैं, है ना, तो मैं कह सकता हूँ भैया टाटा कंपनी में मेरे पास 1 लाख रुपए का स्वामित्व है। क्या, 1 लाख रुपए का मेरे पास स्वामित्व है। टाटा की 1000 करोड़ रुपए की कंपनी में 1 लाख रुपए, इतना अंश तो भैया मैं मालिक हूँ उसका, समझ गए, ठीक है। मतलब कि जिस प्रतिभूति से क्रेता को जारी किए गए संस्था या कंपनी को स्वामित्व में एक निश्चित अंश प्राप्त होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शेयर प्रतिभूति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेयर प्रतिभूति बोलते हैं। स्पष्ट है। अच्छा, ये 1956 में आप सभी जानते हैं कि एक कंपनी अधिनियम आया था, कंपनी एक्ट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको हम बोलते हैं वित्तीय सुरक्षा अधिनियम। इनके अनुसार बच्चों ये जो शेयर है ना, ये जो शेयर है ना, केवल कौन जारी कर सकता है, केवल कंपनियां ही जारी कर सकती हैं। और ये कंपनियां कौन होंगी, जो ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होंगी, वो ये काम कर सकती हैं ना, केवल कंपनियां। अब देखो ध्यान रखो मुद्दे की बात, ना कि कोई संप्रभु संस्था। जैसे कि भैया मेरी दुकान है हलवाई की, है ना, प्रोपराइटर कौन है, मैं ही हूँ। तो मैंने बोला है कि यार एक काम करते हैं, बड़ा सा हल्दीराम जैसा एक शोरूम बनाता हूँ, जैसे कि उसमें फिर अपना मिठाइयाँ बेचूंगा, रेस्टोरेंट बनाऊंगा, तो उसके लिए लेकिन मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए। तो आप में से किसी बच्चे ने बोले कि भाई साहब शेयर क्यों नहीं निकाल देते अपनी कंपनी के, मतलब अपनी हलवाई की दुकान के, और शेयर बाजार में निकाल दो, जिसको आपकी पैसा लगाना है आपकी दुकान पे लगाएगा, और जितना पैसा लगाएगा उसके रेशो में आप लाभ में उसको हिस्सेदारी दे देना। तो मैंने कि भाई देख, तू तो आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने भी विकास जी से पढ़ा है, उन्होंने बताया था कि भैया ये शेयर जारी कौन कर सकता है, कंपनी जारी कर सकती है। और कंपनी कौन होती है, जो भारत के जो कंपनी एक्ट है 1956 का, उसके अंतर्गत उसका गठन हुआ हो। मेरी ये जो हलवाई की दुकान है, ये क्या है, संप्रभु संस्था है, प्रोपराइटरशिप में है। तो मुझे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस संप्रभु संस्था से मुझे कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। अपनी कंपनी फॉर्म करने के बाद जो जो प्रक्रिया है शेयर इशू करने की, वो मुझे उस पर जाना पड़ेगा। समझ गए, शेयर और अंश प्रतिभूति क्लियर है। चलो अगला पॉइंट देखो बेटा, ऋण प्रतिभूति, बॉन्ड सिक्योरिटी।
बच्चों देखो क्या है, सुबह से आज हम टेक्निकल टीम के साथ में बैठा हुआ था। ये 2-3 दिन से आप देख रहे हैं जो लेट हो जाता है, लेकिन मैं कैसे भी करके अपने वीडियोस आपको डालने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो हम स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं व्यवस्था को, है ना। जैसे कि आपकी ऐप अब जल्दी आने वाली है, उस ऐप में काफ़ी सारे चेंजेस और वर्क करने में समय लग रहा है। दूसरा, ये एक बड़ी समस्या है, ये यूट्यूब पे जो अपलोड करते हैं ना एडिट वेडिट करके, इसमें भी बहुत समय लगता है। वैसे एडिट तो हो गया था, लेकिन एक बार मैं उसको देखना चाह रहा था कि भैया इसने कैसा एडिट कर दिया, उसकी वजह से समय लग गया। तो ये 2-3 दिन बड़ी भागम भाग इधर उधर व्यस्तता अपने निकल रही है। और मेरा ऐसा विचार था कि जो भैया 15 अगस्त आ रहा है, तो 15 अगस्त को आपकी ऐप को अपन लॉन्च कर दें। लॉन्च इन द सेंस कि आपके पास सबको इसको पहुंचा दें, उसके लाभ वगैरह आपको बता दें। तो उसमें लगा हुआ था मैं। नहीं तो भैया वो मॉर्निंग वाली आपकी जो क्लास है ना, वो क्लास तो हो चुकी है, उसको बस मुझे अब यूट्यूब पे अपलोड करना था। मॉर्निंग में उसको बन गई थी, उस क्लास को मुझे चेक करना है, तो मैं चेक नहीं कर पाया। जैसे ही आया, आते ही मैंने भैया सबसे पहला काम क्या किया आपका, मैंने कहा भैया वो मेरे इकोनॉमी की क्लास तो ले लूँ आज मैं, उसके बाद ही मैं क्या करूँगा वो अपलोड कर दूँगा। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो मॉर्निंग की अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली क्लास है और ये इकोनॉमी की क्लास है, साथ साथ अभी अपलोड कर दी जाएगी, है ना। दोनों साथ साथ अपलोड कर दी जाएगी। मेरा मन है बेटा आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ दे दें, है ना। वो जब महाराणा प्रताप के जब कील चुभी थी ना, तो उसी तरीके से कील चुभी है। तो मैं नहीं चाहता कि कहीं पर कुछ छूट जाए। और वो ऐप में भैया इतना हमने फोर्स लगा दी, तो उसको मैं ढीला नहीं छोड़ना चाहता, उसको मैं ढीला नहीं छोड़ना चाहता। उसमें बहुत सारी खूबियाँ आपको लेके आऊँगा, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसे ही उसको लेके आऊँगा, संभवतः 15 अगस्त की मैं सोच रहा हूँ, 15 अगस्त तक उसमें और वर्क हो रहा है, तब तक उसमें और जितने भी इम्प्रूवमेंट्स होंगे और फाइनल इम्प्रूवमेंट्स होके मैं आपके साथ उसको पेश कर दूंगा। तो भैया उसमें अपन आगे पढ़ाई वढ़ाई कर लेंगे, है ना। और दूसरा मैं चाह रहा था कि भैया यूट्यूब पे अपन कैसे भी करके लाइव आ जाए, है ना। तो उसके लिए भी अपन प्रमोशन स्टार्ट कर देंगे। मूल उद्देश्य यही है कि भैया गांव में बैठा हुआ मेरा वह मित्र, वह विद्यार्थी, वो आराम से मेरी यूपीएससी की मेरे साथ बैठ के तैयारी कर ले, है ना। उसको सोचना नहीं पड़े, उसको सोचना नहीं पड़े। चलिए दूसरी हम आ जाते हैं बॉन्ड सिक्योरिटी पे, ऋण प्रतिभूति पर। अच्छा, ये ऋण प्रतिभूति क्या होती है? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऋण, और आगे क्या लिखा है, प्रतिभूति। मैंने आपसे क्या कहा था बॉन्ड के बारे में कि भैया ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र या दस्तावेज जारी किया जाता है जो किस लिए जारी किया जा रहा है, लोन देने के लिए जारी किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। अब इसको एक बार समझो, आराम समझो। ऋण प्रतिभूति, देखो ये क्रेता या निवेशक है, परचेजर, और ये संस्था है। इस संस्था ने इसको क्या किया, एक भैया कागज का टुकड़ा है या मतलब प्रमाण पत्र या दस्तावेज दे दिया, उसमें भैया लिखा हुआ था कि भैया हम आपको इतने इतने रुपये पर इतना इतना ब्याज वगैरह देंगे, समझ गए। तो भैया निर्धारित दर पर ब्याज मिल जाएगा आपको। मतलब हुआ क्या, मैंने 100 रुपये का बॉन्ड लिया, मतलब 100 रुपये लोन दे दिया किसी इंस्टीट्यूट को। अब ये इंस्टीट्यूट बदले में मुझे क्या देगा, ब्याज देगा। क्या देगा, ब्याज देगा। ध्यान रखना, जहाँ भी बॉन्ड आ गया इट मीन्स कि कोई ऋण की बात आ गई। स्पष्ट है। चलो अब इसको मैं आपको शब्दों में बता देता हूँ। देखो, जिस प्रतिभूति से, क्या, जिस प्रतिभूति से क्रेता, क्रेता से मेरा तात्पर्य निवेशक को ऋण जारी किया जाता है, क्या, ऋण जारी करने वाली संस्था से एक निर्धारित दर पर ब्याज पाने का अधिकार मिले। मतलब ऋण जारी करने वाली संस्था से एक निर्धारित दर पर ब्याज पाने का अधिकार मिले, उसे क्या बोलते हैं, ऋण प्रतिभूति कहते हैं। मतलब ये संस्था मुझे क्या देगी, ब्याज देगी। किस पर देगी, निर्धारित दर पर देगी। और मैं कौन हूँ, क्रेता, निवेशक। मैंने निवेश किया है किसमें, संस्था में। किस रूप में किया है, लोन दे के किया है। देखो ध्यान करो, यहाँ तो मैंने शेयर दिया था, ध्यान रखो, शेयर में तो मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा नहीं। शेयर में तो बच्चों मुझे लाभ में हिस्सेदारी मिलती है। कल को ये जो टाटा कंपनी है, सपोज करो इसको हानि हो गई, तो क्या मुझे कुछ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया मैंने तो स्वामित्व में अधिकार लिया है। तो भैया लाभ में यदि मैं हिस्सेदार रखता हूँ तो हानि में भी तो हिस्सेदारी रखूंगा, इसलिए मुझे उसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, है ना। और लेकिन बॉन्ड में क्या रहेगा, बॉन्ड में तो भैया लोन दिया है, लोन दिया है तो भैया आपसे मैं लूंगा ही लूंगा, ब्याज तो लूंगा ही, चाहे तुम घाटे में जाओ चाहे लाभ में रहो। स्पष्ट है। अच्छा, अब ये जो भैया ऋण प्रतिभूति हैं बच्चों, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। क्या, 2 प्रकार की होती हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। एक ऋण प्रतिभूति वही कारोबारी, जैसे कोई निजी संस्था जारी कर रही है। एक ऋण प्रतिभूति कौन सी, सरकारी, जो सरकार जारी कर रही है। इतना सा, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे कमर्शियल डेब्ट सिक्योरिटी और इसको बोलेंगे ट्रेजरी डेब्ट सिक्योरिटी।
इसमें कोई संशय? मतलब कि कोई कारोबारी संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र, क्या कारोबारी संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र या दस्तावेज। यदि कोई कारोबारी संस्था जारी करेगी तो वो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कमर्शियल डेब्ट सिक्योरिटी कहलाएगा। अच्छा, और ध्यान रखना, इसमें आपको एक फिक्स्ड निर्धारित दर पर क्या मिलेगी? ब्याज दर मिलेगी, निर्धारित। ये बेटा इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, इनका विशेष ध्यान रखना। मतलब एक प्रमाण पत्र या दस्तावेज, दूसरा आपको इसमें निर्धारित ब्याज दर मिलेगी। कौन जारी करेगा? यदि आपको कोई कारोबारी संस्था द्वारा ये जारी की जाती है तो ऐसा प्रमाण पत्र या दस्तावेज जिसके द्वारा जारी होने के बाद हमें एक निर्धारित दर पर क्या मिल जाएगा? एक निर्धारित दर पर मेरे प्यारे बच्चों आपको ब्याज पाने का अधिकार मिल जाएगा, और उसे हम क्या बोलते हैं? कारोबारी ऋण प्रतिभूति बोलते हैं, कमर्शियल डेब्ट सिक्योरिटी बोलते हैं। समझ गए? अब इसका उदाहरण देख लो। मैं रतन टाटा धारक को 4 अक्टूबर 2020 को 10,000 रुपये अदा करने का वचन करता हूँ। ये रतन टाटा साहब ने साइन कर दिए, तो ये कागज का टुकड़ा आपको दे दिया। समझ गए? अब ये धारक को, मतलब धारक कौन? जिसके पास ये धारण कर रहा है, मतलब कागज जिसके पास है। अगर ये मेरे पास है तो मैं क्या हो जाऊंगा बच्चों? धारक हो जाऊंगा इस बॉन्ड का। और 4 अक्टूबर 2020 को परीक्षा बढ़िया से देख के जब बाहर निकलूंगा तो सीधे रतन टाटा जी के पास भेज दूंगा, लाओ 10,000 रुपये दे दो। समझ गए? क्यों दे दो? क्योंकि भैया मैंने क्या इन्वेस्ट कर रखा था इस पे, है ना। सपोज करो मैंने 8,000 रुपये इन्वेस्ट किया और बाकी का मुझे ब्याज वगैरह जोड़ जाड़ के 10,000 रुपये का इन्होंने मुझे वापस बॉन्ड पकड़ा दिया। समझ गए? ऐसे ही ये तो कारोबारी संस्था द्वारा जारी किया गया था। यदि सरकार इसको जारी करेगी, इस ऋण प्रतिभूति को सरकार जारी करेगी, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या बोलेंगे? सरकारी ऋण प्रतिभूति कहलाएगी। और इसमें वही दो बातें इसमें भी आएंगी कि वही कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज होगा, दूसरा कि एक निर्धारित दर पर ब्याज प्राप्त करने का आपको क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। निर्धारित दर पर ब्याज प्राप्त करने का आपको अधिकार मिलेगा, है ना। ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है और जारी कोई सरकारी संस्था कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे? सरकारी ऋण प्रतिभूति। और ये ट्रेजरी शब्द को पकड़ के चलना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रेजरी से मेरा क्या तात्पर्य है? ट्रेजरी से मेरा तात्पर्य बच्चों सरकारी। ये ट्रेजरी जहाँ भी आ गया ना वो सरकार से संबंधित हो गया। चलो, अब जो सरकार बॉन्ड निकालती है वो कैसे निकालती है? ये ऐसे निकालती है। मैं भारत का राष्ट्रपति धारक को 4 अक्टूबर 2020 को 10,000 रुपये अदा करने का वादा करता या करती हूँ। और ये रामनाथ जी कोविंद के हस्ताक्षर हो गए। समझ गए? ये स्पष्ट है। ऋण प्रतिभूति हमने देखा। ऋण प्रतिभूति हमने दो तरह की देखी, कारोबारी ऋण प्रतिभूति और सरकारी ऋण प्रतिभूति। ठीक है ना। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज और समझ लो, कुछ शब्दावली और समझ लेते हैं। देखो, एक होती है बच्चों परिपक्वता अवधि, जिसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड। कई बार कहते हैं ना कि देखो साहब अब तो परिपक्वता अवधि खूब हो गई तुम्हारी, अब काम धंधा कर लो, बहुत पढ़ाई लिखाई हो गई, समझ गए, अब कुछ लगो कहीं ठिकाने लगो, मतलब मैच्योर हो गए आप। तो ये परिपक्वता अवधि से मेरा क्या तात्पर्य है? जैसे कि मैंने सपोज करो ये बॉन्ड लेके आया, है ना, और ये जो 4 अक्टूबर इसमें लिखा हुआ है ना, 4 अक्टूबर 2020 ऊपर जो लिखा है, रतन टाटा जी ने मुझे बॉन्ड दिया था, तो इस बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड क्या है? 4 अक्टूबर 2020। 4 अक्टूबर 2020 के बाद मुझे इस पर ब्याज नहीं मिलेगा, जाके पैसा निकाल लाओ भैया, है ना। इसकी मैच्योरिटी पीरियड इतनी है। जैसे कि एफडी होती है, पिताजी ने बैंक में जाके एफडी कराई 1 वर्ष के लिए। क्या? 1 वर्ष के लिए। कितने की कराई एफडी? 1 लाख की कराई। तो इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 1 वर्ष है। सपोज करो कि इन्होंने 1 जनवरी 2020 को कराई, तो ये 31 दिसंबर 2020 को फिनिश हो जाएगी। समझ गए? वैसे क्या होता है बच्चों कि उसमें एक क्लॉज होता है एफडी में, जिसमें यदि आप सिग्नेचर कर देते हो तो उसमें लिखा होता है कि भैया आपकी बिना अनुमति के हम इसको क्या कर देंगे? रिन्यू कर देंगे, मतलब अगले वर्ष में हम इसको छड़ा देंगे, है ना। अगले वर्ष में छड़ा देंगे, मतलब अगले वर्ष की ऑटोमेटिक हम रिन्यू कर देंगे। उसमें आपको नुकसान तो कुछ है नहीं, क्योंकि 3 तारीख को भी जाके यदि आप उसको तोड़वाते हो एफडी को, तो आपको तो कोई घाटा है नहीं। 3 दिन का तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। एफडी का ब्याज नहीं मिल पाएगा तो कोई बात नहीं, आपको जमा दर के अनुसार ब्याज मिल जाएगा। बाकी 1 वर्ष का आपको अधिक दर पर एफडी का ब्याज मिल जाएगा। तो ये मैच्योरिटी पीरियड क्या होती है? परिपक्वता अवधि। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि बॉन्ड जारी करने की तिथि से रिटर्न मिलने तक की अवधि को हम क्या कहते हैं?
परिपक्वता अवधि कहते हैं। हाँ, इसको मैं लिख देता हूं। कोई भी बॉन्ड जारी करने की तिथि से रिटर्न मिलने की तिथि तक, क्या रिटर्न मिलने की तिथि की जो अवधि होती है उसी को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसको बोलते हैं परिपक्वता अवधि, मैच्योरिटी पीरियड। अच्छा, तथा प्रतिभूति प्रमाण पत्र पर जो राशि अंकित होती है उसको क्या बोलेंगे? देखो, जो प्रतिभूति प्रमाण पत्र पर राशि अंकित होती है उसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे कि आपने ऊपर देखा, टाटा ने क्या लिखा हुआ था? 10,000 रुपये। ये फेस वैल्यू थी इस बॉन्ड की। क्या फेस वैल्यू थी? 10,000 रुपये थे। मतलब कि प्रमाण पत्र पे जो राशि अंकित है या दस्तावेज पर जो राशि अंकित है, प्रमाण पत्र या दस्तावेज पर जो राशि अंकित है उसी को क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू बोलेंगे। स्पष्ट है? अच्छा, कुछ शब्दावली को और देख लो। एक होता है शाश्वत बॉन्ड, परपीचुअल बॉन्ड। देखो, कई बार कहते हैं ना, ये तो बड़ा तुम शाश्वत हो क्या? कई बार सास बहू लड़ती रहती है ना, तो कई बार देखो हम समाज में घूमते रहते हैं। तो एक बार एक घर में गए तो वो बहू यही कह रही थी कि माँ तुम क्यों लड़ती रहती हो, तुम शाश्वत हो क्या? हैं? अब 10 बार तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, तुम अभी भी चिड़ 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 करते रहते हो। इसमें कमी निकाली, उसमें कमी निकाली, मेरे भाई बंद आ जाएंगे घर से तो तुम मुझे परेशान करती हो, उनको ढंग से प्रेम से हंस के चाय भी नहीं पिलाती हो। तो तुम शाश्वत हो क्या? क्या हमेशा इस धरती पर ही रहोगे क्या? अब वो बेचारी बहू ने तो बोला था दूसरे सेंस में कि भैया समझ जाओ कि आप अब ऐसा व्यवहार मत किया करो, कुछ ही समय बचा है तो हंसते खेलते निकाल लो। उसका सेंस ये था। अब वो माता जी ने ले लिया साहब उल्टा कि मेरे को तो इसने कह दिया कि मैं तो मरूंगी या ये तो मुझे मारेगी। पर वो बहू का कहना क्या था? हमने जब बात करी तो साहब मेरी गलती से मेरे मुंह से ये निकल गया था कि माँ आप और हम कोई शाश्वत थोड़ी हैं, कभी ना कभी तो हमें मरना ही पड़ेगा, तो क्यों ऐसा व्यवहार करना? तो मैंने माथा पकड़ रखा। तो मैंने कहा देखो बहन जी, आप ऐसे शब्द मत काम में लिया करो। माना आपने बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर रखी है, लेकिन परिवार में शब्द उल्टे पड़ जाते हैं। आपने बोला तो बड़ा सही था, शाश्वत, पर मैंने कहा माँ अम्मा जी कितना उल्टा ले गई, तो बड़ा हल्ला मच गया था। फिर बहुत मुश्किल से समझाया समझी करी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये तो ऐसे ही लड़ेंगे ये तो, ठीक है ना? ब्रह्मा जी भी इनको नहीं समझा सकते। तो भैया शाश्वत बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड, ये क्या होता है कि देखो इसमें मूलधन नहीं लौटाया जाता। क्या? शाश्वत है ना, कभी कोई बिगड़ेगा तो है नहीं, तो इसमें क्या आपको मूलधन नहीं लौटाया जाता, लेकिन आपको ब्याज साल दर साल मिलता रहता है ऐसे बॉन्ड में। कि आपको मूलधन तो कभी भी नहीं लौटाएंगे, लेकिन आपको जो ब्याज है ना वो साल दर साल मिलता रहेगा, हर साल मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए बॉन्ड लिया, 2 साल के लिए बॉन्ड लिया, ऐसा चक्कर नहीं है इसमें। स्पष्ट है? देखो, भारत में ये अवधारणा हमारे यहाँ पर नहीं है, लेकिन विश्व में कई देशों में ये अवधारणा पाई जाती है ना। विश्व में कई देशों में ये अवधारणा पाई जाती है, और हमारे विद्यार्थी को तो भाई हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। विश्व में कई देशों में ये अवधारणा पाई जाती है। समझ गए? चलो, ऐसा ही एक होता है मेरे प्यारे बच्चों, जीरो कूपन बॉन्ड। देखो इस शब्द को पकड़ लो, जीरो कूपन बॉन्ड, मतलब कि वैसा कैसा बॉन्ड है जिसमें जीरो, मतलब कि ब्याज दर इसमें कैसी रहती है? शून्य होती है। ब्याज नहीं मिलती भैया। समझ गए ना? ये बॉन्ड कैसा आता है? करीब करीब ऐसा आता है जैसे ये कागज का टुकड़ा या जिसको आप प्रमाण पत्र या दस्तावेज बोलते हो, इसमें ये 10,000 रुपये लिखे हुए हैं। अब इसमें ऐसा लिखा रहता है कूपन दर या कूपन रेट 0% और समय 5 वर्ष के लिए। अब कौन लेगा भैया जब 0% ब्याज दर मिलेगा तो? लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, इस जीरो कूपन बॉन्ड में 10,000 रुपये पर ही क्या करते हैं? हैवी डिस्काउंट पे निकालते हैं। क्या? हैवी डिस्काउंट पे इसको मार्केट में निकालते हैं कि साहब देखो हम ब्याज तो नहीं दे रहे, लेकिन अब हम आपको क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपये की जगह ये आपको बॉन्ड हम दे रहे हैं 7,000 रुपये में। आज की डेट में 7,000 रुपये में दे रहे हैं। आप 5 वर्ष बाद जाके इस पर आपको कितने रुपए मिलेंगे? 10,000 रुपये मिलेंगे। समझ गए ना? हैवी डिस्काउंट पे ये निकलते हैं बॉन्ड, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। स्पष्ट है मेरे प्यारे बच्चों? देखो बच्चों, मैंने आपको आज थोड़ा सा खींच के ये विषय पढ़ाया, लेकिन मैंने छोड़ा इसमें नहीं है ना? छोड़ा इसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं है। कारण इसके पीछे केवल इतना सा ये है कि देखो मैं 3-4 दिन से तुम्हारे लिए लगा हुआ हूँ अच्छे से। क्या? 3-4 दिन से तुम्हारे लिए लगा हुआ हूँ। और देखो जैसे कि अपनी क्लास है करंट अफेयर्स की, सपोज करो
मेरा क्या मन है उसको चलता क्लास नहीं लेने का, ऐसे ही चालू कर दिया और मन में आया जो पढ़ा दिया। मेरे कतई ऐसा मन में विचार नहीं, इसीलिए मेरे को बच्चों समय लग रहा है। इसीलिए क्या मुझे समय लग रहा है, जैसे मॉर्निंग के जो क्वेश्चंस थे है ना, मॉर्निंग के जो अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाला लेक्चर था, उसमें मैं नहीं चाह रहा था कि भैया उन प्रश्नों का आपको केवल और केवल सीधे मैं उत्तर बता दूं। तो देखो उसको स्टार्ट करना चालू किया तो मुझे उसको थोड़ा सा एलोबरेट करने का भी मन कर दिया। नहीं, जैसे उसमें कुछ शब्दावली आ रही थी, सपोज करो जैसे मसाला बॉन्ड ही आ गया, तो मैं आपको थोड़ा सा उस मसाला बॉन्ड के बारे में भी बता दो, या जो ऑप्शंस वहाँ पर आ रहे थे उन प्रश्नों में, उन ऑप्शंस को भी थोड़ा थोड़ा मैं आपके साथ डिस्कस करते चलूँ। इस कारण से मैं शॉर्टकट लेना नहीं चाहता बच्चों। ये आपको ही मालूम है कि भैया शॉर्टकट विकास जी नहीं लेंगे, लेकिन ये बहुत जल्दी सारी चीज़ें हो जाती हैं यदि आप एक जगह उसको करते रहते हैं तो। समझ गए? चलिए आज का सेशन मैं यहीं पर फिनिश करूंगा। ये दोनों लेक्चर अब ये भैया हमारे आ गए हैं विनोद जी। ये विनोद जी कह रहे हैं सर मैं इसको तुरंत अपलोड कर देता हूँ दोनों को। मैंने कर दो भैया। और वो पहले वाला लेक्चर देख के मैंने, ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये देखना चाह रहा था कि भैया कोई काम की चीज़ ये काट नहीं दें, क्योंकि भाई साहब को तो पता नहीं है कि ये सर जी ने पढ़ाया तो ये काम का है या नहीं है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा समय लग गया था। मैं पुनः आपसे बहुत बहुत मेरे अंतर मन से मैं आपसे अपॉलॉजी फील करता हूँ, क्योंकि मेरे मन की भावना तुम्हें बता नहीं सकता। यूँ मान लो कि भैया मेरे मन के भाव समझ जाओ भी, है ना, 4-5 दिन के लिए मेरे मन के भाव समझ जाओ। अच्छा ये मैं भी अपलोड करता हूँ, इसको देख लेना। और ये मॉर्निंग वाला भी लेक्चर देख लेना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे बिना भैया हमारी नैया पार नहीं लगेगी, ये ध्यान रख लेना। जो भी 2021 में बैठने वाले विद्यार्थी हैं वो भैया पुराने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उनको एक बार नज़र अवश्य मारना। तो आपको विषय ध्यान में आ जाएगा कि भैया प्रश्न इस तरीके के आते हैं और इनको अटेम्प्ट करने का हमारा तरीका ये होना चाहिए, और उसी को देखते हुए हमारी रणनीति और हम हमारी तैयारी करेंगे।